जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट सीरीज का यह पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं रिजर्वेशन इन पोस्ट एंड सर्विसेज टू SC ST OBC अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार के अधीन किन पदों और सेवाओं पर आरक्षण लागू होता है और किन पदों और सेवाओं को आरक्षण से बाहर रखा गया है, यानी कि SC ST OBC या फिर EWS कैंडिडेट को किन पदों और सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिया गया है। तो इस पर डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, इस सीरीज में आपको कई सारी वीडियो देखने को मिलेंगे और हर एक वीडियो में आपको कुछ अलग जानकारी मिलेगी जो कि पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर पर आधारित होगा। इसमें कहीं भी मैं अपना कोई पर्सनल ओपिनियन या कोई क्रिटिकल कमेंट नहीं पास करने जा रहा हूं, बल्कि जो कुछ भी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के आधार पर बताने जा रहा हूं और रेलिवेंट प्लेसेज पर मैं उन ऑर्डर्स को भी कोट करने जा रहा हूं ताकि जरूरत हो तो आप उन ऑर्डर को खुद देख सके और ज्यादा जानकारी ले सके। और इस सीरीज को शुरुआत करने से पहले मैंने एक पोल करवाया था और पोल में लगभग 80% व्यूअर्स ने कहा था रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन पर वीडियो बनाने के लिए। और मैंने इस सीरीज की शुरुआत की है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे दर्शक मुझे काफ़ी प्यार देंगे और प्रोत्साहित करेंगे ताकि मैं अगला सीरीज फिर किसी अन्य टॉपिक पर शुरू कर सकूं। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने YouTube चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। तो आगे बताने से पहले मैं कुछ बेसिक जानकारी देना चाहूँगा जो कि आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि रिजर्वेशन के टाइप के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रिजर्वेशन दो तरह का होता है, पहला वर्टिकल और दूसरा हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। अब वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन क्या होता है तो इसके बारे में जान लीजिए कि जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में OBC SC ST EWS इसके लिए सर्टेन परसेंटेज तय कर दिया गया है और बाकी जो बचे हैं वो जनरल कैटेगरी में आता है और जनरल के बराबर में अगर मार्क्स ऑब्टेन करता है इसमें से कोई भी कैटेगरी तो उसे जनरल कैटेगरी में रख दिया जाता है। ये है वर्टिकल रिजर्वेशन। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आप यहाँ देख सकते हैं हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आप देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद डिसेबिलिटी जिसे आप विकलांग कहते हैं, स्पोर्ट्समैन या फिर माइनॉरिटीज। तो चाहे एक्स सर्विसमैन हो, डिसेबल्ड पर्सन हो या फिर स्पोर्ट्समैन हो, तो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसी कैटेगरी में उसे एडजस्ट किया जाता है, भले ही उसके लिए कुछ परसेंटेज तय किया गया है। जैसे कि एक्स सर्विसमैन के लिए आप भी जानते हैं कि लगभग 3% है, डिसेबल पर्सन के लिए 4% है और इसी तरह स्पोर्ट्समैन और माइनॉरिटीज के लिए भी 4.5% OBC कैटेगरी से कार्व आउट करने के लिए कहा गया है जहां भी यह लागू है। तो यानी कि इसके लिए अलग से व्यवस्था नहीं है, बल्कि अगर सिलेक्शन होता है तो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसी कैटेगरी में उसे एडजस्ट किया जाता है, इसीलिए इसे हॉरिजेंटल कहते हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल जो रिजर्वेशन है इसमें क्या अंतर है। अब आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किन सेवाओं पर, सबसे पहले बता रहा हूं कि किन सेवाओं और पोस्ट पर लागू होता है। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि रिजर्वेशन एप्लीकेबल टू सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार के अधीन जितने भी सिविल पोस्ट हैं या फिर सर्विसेज है, सेवा है, सभी पर आरक्षण लागू होता है और इसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी शामिल है जिसके तहत सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज CPSC, पब्लिक सेक्टर बैंक PSBs, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज PSICs एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसे PFIs कहते हैं। तो इन पर भी आरक्षण लागू होता है, यानी कि इनमें भी SC ST OBC या फिर EWS कैंडिडेट को आरक्षण का लाभ दिया गया है। इसके अलावा जितने भी स्टेचुरी या फिर सेमी गवर्नमेंट बॉडीज है, ऑटोनोमस बॉडीज, इंस्टीट्यूशंस हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है तो इनमें भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है SC ST OBC एंड EWS कैंडिडेट के लिए। तो आपने देख लिया यहाँ पर एक टेंटेटिव लिस्ट है इसमें है, और इसके अलावा भी
कुछ ऐसे एनजीओ या फिर वॉलेंट्री एजेंसी हैं जहां भी लागू होता है आरक्षण। यहां देख सकते हैं रिजर्वेशन इन वॉलेंट्री एजेंसीज। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि अगर कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर वॉलेंट्री एजेंसी है, अगर केंद्र सरकार से ग्रांट इन एड, जिसे आप अनुदान कहते हैं, अगर अनुदान ले रहा है तो कहता है कि इसके लिए एक कंडीशन लगाना होता है सरकार की कि अगर ऑल इंडिया बेसिस पर अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है और उस रिक्रूटमेंट में जनरली लोकेलिटी या रीजन के कैंडिडेट भाग लेते हैं, तो उसमें जो केंद्र सरकार का रूल है SC ST OBC के लिए जो आरक्षण के नियम है, तो उसी के आधार पर उसमें भी आरक्षण देना होगा, भले ये एनजीओ हो या फिर वॉलंटरी एजेंसी हो। तो उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई है, यानी कि किस एनजीओ या वॉलंटरी एजेंसी में आरक्षण की व्यवस्था की गई है SC ST OBC कैंडिडेट के लिए। तो उसके लिए कुछ यहाँ पर कंडीशंस है कि पहला ये है कि जो रेसिपिएंट बॉडी है एम्प्लॉयज मोर देन 20% ऑन रेगुलर बेसिस, यानी कि यह उन पर लागू होगा कि जिस एनजीओ या फिर वॉलंटरी एजेंसी में 20 से ज्यादा लोग रेगुलर बेसिस पर काम कर रहे हो और उस एनजीओ या फिर वॉलंटरी एजेंसी को 50% जो है रेकरिंग एक्सपेंडिचर का 50% यानी कि 50% ग्रांट्स इन एड में सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रहा हो। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो ऐसे एनजीओ या फिर वॉलंटरी एजेंसी में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और सेकंड जो है, जो रजिस्टर्ड सोसाइटी या फिर कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन है, अगर 2 लाख या फिर उससे ज्यादा का एनुअल ग्रांट इन एड, यानी कि वार्षिक जो अनुदान है 2 लाख या फिर उससे ज्यादा ले रहा हो या फिर उसे दिया जा रहा हो, तो इसमें भी रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है SC ST OBC या फिर EWS कैंडिडेट के लिए। तो आपने देखा है कि यहाँ तक एनजीओ और वॉलंटरी एजेंसी में भी इसकी व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, यानी कि केंद्र सरकार के अधीन जितने भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट हैं, तो उसमें सभी पोस्ट और ग्रेड पर यह लागू होता है, यानी कि कोई भी पोस्ट हो या ग्रेड हो तो उसमें आरक्षण का लाभ SC ST OBC या फिर EWS कैंडिडेट को दिया जाता है। और इसके लिए आप रेलिवेंट यहाँ ऑर्डर देख सकते हैं, 1975 का ऑर्डर है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस ऑर्डर को भी कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा है रिजर्वेशन इन वर्क चार्ज पोस्ट। तो वर्क चार्ज पोस्ट में जो ग्रुप C या फिर ग्रुप D के पोस्ट है, तो अगर उसमें कोई अपॉइंटमेंट होता है, उसमें कोई भर्ती होता है, तो जो रिजर्वेशन का पैटर्न है, यानी कि जितना % रिजर्वेशन अलग अलग कैटेगरी दिया गया है, तो उसके प्रोपोर्शन में ही वहां भी अपॉइंटमेंट किया जाएगा, यानी कि वहां भी रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है जिसे मैं बाद में बताने जा रहा हूं। इसके बाद है रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट ऑफ डेली रेटेड स्टाफ, यानी कि जो डेली रेटेड स्टाफ है, यानी कि जिसको डेली वेजर भी कह सकते हैं, तो उसके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगर यानी कि डेली रेटेड स्टाफ की भर्ती होती है, यानी कि काम पर लगाया जाता है उसे, तो यहाँ भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और इससे संबंधित ऑर्डर आप यहाँ नीचे में देख सकते हैं। आप ज्यादा जानकारी के लिए आप इसे जरूर कंसल्ट करें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके इस टॉपिक पर। और आगे कैजुअल वर्कर्स, अगर कैजुअल वर्कर्स को रेगुलराइज किया जाता है, कैजुअल वर्कर्स अपॉइंटेड अगेंस्ट रेगुलर पोस्ट, जिसे आप कहते हैं रेगुलराइजेशन, तो कहता है कि रेगुलराइजेशन होता है लगभग, इसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट माना जाता है। अगर कैजुअल वर्कर को रेगुलराइज किया जाता है तो इसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट माना जाता है, सीधी भर्ती माना जाता है। अगर ऐसा केस होता है तो इसमें नियम के हिसाब से सभी कैटेगरी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और इसके लिए ऑर्डर आप 1998 का यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद अब रिजर्वेशन कहाँ नहीं लागू होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देख सकते हैं कि रिजर्वेशन जो एप्लीकेबल नहीं है, किन पोस्ट पर एप्लीकेबल नहीं है, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, यानी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, इस पर लागू नहीं होता। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पर लागू नहीं होता। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी पर लागू नहीं होता है। और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में खास करके उन पोस्ट पर लागू नहीं होता, यानी कि जो ट्रेनी है, जिसे ट्रेनिंग स्कूल के लिए रिक्रूटमेंट किया जाता है, भर्ती किया जाता है, तो उन पोस्ट पर लागू नहीं होता है। और इससे संबंधित कई सारे ऑर्डर्स आप यहाँ नीचे में देख रहे हैं, तो आप इसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। और इसके बाद रिजर्वेशन जो और कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिस पर लागू नहीं होता है, यानी कि अगर कोई टेम्पोररी अपॉइंटमेंट होता है और 45 दिन से कम ड्यूरेशन का होता है, 45 दिन से ज्यादा का अगर होता है तो वहां रिजर्वेशन लागू होता है। लेकिन अगर 45 दिन से कम समय के लिए अगर कोई टेम्पोररी अपॉइंटमेंट होता है
तो उस पर रिजर्वेशन लागू नहीं होता है। उसके अलावा इससे पहले भी मैंने चर्चा किया है, वर्क चार्ज पोस्ट जो होता है उस पर लागू होता है, C&D ग्रुप में लागू होता है, जैसा कि पहले बताया है। लेकिन अगर फ्लड रिलीफ वर्क या फिर एक्सीडेंट रिस्टोरेशन एंड रिलीफ वर्क के लिए अगर इमरजेंसी में भर्ती करना पड़ता है, इमरजेंसी में काम पर लगाना पड़ता है, तो इन पोस्ट पर रिजर्वेशन लागू नहीं होता है, यानी कि इन पोस्ट के लिए रिजर्वेशन का लाभ उन कैटेगरी को नहीं दिया जाता है। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि जो यहाँ पर इसमें जो थर्ड कैटेगरी है, तो पोस्ट फिल्ड बाय डेप्यूटेशन एब्जॉर्प्शन, यानी कि अगर किसी पोस्ट को डेप्यूटेशन या फिर एब्जॉर्प्शन पर फिल किया जाता है तो वहां भी रिजर्वेशन लागू नहीं होता है। लेकिन केंद्र सरकार ने ऑर्डर दिया है कि अगर ऐसा होता है और ज्यादा संख्या में होता है तो फेयर प्रोपोर्शन होना चाहिए, यानी कि रेशियो एक तरह का मेंटेन होना चाहिए। भले इसके लिए कोई अलग से डायरेक्शन नहीं दिया गया है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जिस रेशियो में यानी कि रिजर्वेशन दिया गया है तो उसी रेशियो में डेप्यूटेशन और एब्जॉर्प्शन में भी मेंटेन किया जाना चाहिए, यानी कि उसी अनुपात में डेप्यूटेशन पे भी भेजा जाना चाहिए। अगर दूसरे कर्मचारी को भेजा जा रहा है तो ये देखा जाना चाहिए उसी परसेंटेज के हिसाब से SC ST OBC या फिर EWS कैंडिडेट को भी भेजा जाए, या एब्जॉर्प्शन होता है तो वहां भी इसे फॉलो किया जाए, भले इसके लिए क्लियर ऑर्डर नहीं दिया गया है। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर कि ये अलग अलग तरह के पोस्ट है, सर्विसेज हैं जिस पर यह लागू नहीं होता। और इस वीडियो में अगर आपको किसी तरह का एरर मिलता है तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे, ताकि मैं इसे जल्दी से सुधार सकूं और दर्शकों को जो मिस इन्फॉर्मेशन है उससे बचा सकूं। इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी आप मुझे इस पर ध्यान मेरा आकर्षित करेंगे कमेंट सेक्शन में लिखकर, ताकि मैं इसे सुधार सकूं। और बाकी तो मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।